नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा है और साथ ही कार्य योजना के मुताबिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें अवैध शराब की बिक्री, अवैध शस्त्र के कारोबार, लाइसेंसी शस्त्रों की दुकानों के सत्यापन के लिए अभियान चलाने हैं। सोशल मीडिया की निगरानी के साथ ही कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है और आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां सड़कों पर लगे प्रचार के बैनर पोस्टर हटवाने का कार्य जोरों से शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे और सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14-14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में और 8 सीटों पर मतदान होंगे। तो फिलहाल चुनाव की तारीख आ चुकी है और ऐसे में चुनावी रैलियों के बाद अब चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और साथ ही जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गए हैं। है लखनऊ, मऊ, वाराणसी, कानपुर, ललितपुर और गोरखपुर से, जहां आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन परेड कर रहे हैं, चौराहों पर गलियों पर निकलकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गए हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर सबने अपनी कमर कस ली है कि किसी भी तरह की कोई अचूक ना हो। तो आप देख सकते हैं लखनऊ, मऊ, वाराणसी, कानपुर, ललितपुर और गोरखपुर से हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस्ती संसदीय सीट पर चुनावी बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को देश में 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6वें चरण के तहत बस्ती में 25 मई को मतदान होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बस्ती में जिला अधिकारी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बिना अनुमति अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेंगे। जिला प्रशासन ने बताया कि बस्ती में कुल मतदाताओं की संख्या 18,19,356 है। स्टेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव होगा, जो चुनाव का डेट है 25 मई 2024 और काउंटिंग का तिथि है 4 जून 2024। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन जमा करने का वो है 6 मई और स्क्रूटिनी है 7 मई के आसपास और विथड्रॉल का है जो 9 मई के आसपास। जो हमारा जो गज़ेट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। तो जिले स्तर पे जितने भी हमारे जो है अधिकारीगण को, कर्मचारीगण को जो चुनाव से संबंधित जितने भी काम से जुड़े हैं उन सबको सचेत किया गया है और एक निष्पक्ष पारदर्शिता से हम एक चुनाव इस जनपद में आयोजित कराएंगे। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को जिला प्रशासन राइट, जो स्वीप का मुख्य इंचार्ज है हमारा सीडीओ, तो फिर तो इस बार एक स्वीप मैस्कट का एक डिज़ाइन भी किया गया था। एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबको सूचित किया जाएगा चुनाव के तिथि और चुनाव के प्रक्रिया में प्रतिभाग। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे, जहां एक तरफ चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई को और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे और लोकसभा चुनाव के चलते देश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में जिला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की जानकारी दी है। पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा
आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स, और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा, आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आज सभी मीडिया बंधु से, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक से, इनसे PC की गई जो इलेक्शन के संबंध में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस होगा, राइट फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन से लेके हम जो काउंटिंग तक जो डेट्स के बारे में आपको बता दी गई। अगर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूँ ज़िले का, तो लगभग ज़िले में जो कुल जनसंख्या है 33,63,879 है। इसके सापेक्ष आज के टाइम पे हमारे कुल मतदाता है 21,09,809 है। इसमें कुछ पुरुष मतदाता है 11,20,000 और महिला मतदाता है 9,88,919। इसमें 18 से 19 की एज के वोटर से जो है वो 41,561 है और करीब 1,972 बूथ्स हैं। ये सब, और जो हमारे जेंडर रेशियो है जो 896 के सापेक्ष 882 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ये है, एंड जो हमारी ज़िले के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा वो 20/3/2024 का होगा। नाम निर्देशन है तो अंतिम दिनांक होगा 27 मार्च 2024। नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 28/3/2024। नाम वापसी है तो अंतिम दिनांक 30 मार्च 2024। अंबेडकर नगर में सोशल मीडिया पर एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया है। युवक के पोस्ट डाले जाने से नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हंसवर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एसपी ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद अंबेडकर नगर थाना हंसवर अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के पास एक सूचना आई कि किसी शेरू नामक फेसबुक हैंडल के द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इस सूचना पर पुलिस की साइबर तथा स्थानीय टीमों द्वारा तत्काल इसमें सक्रिय होते हुए मुकदमा संख्या 66/24 IPC तथा IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। बलिया में आज इंडियन पीपल्स सर्विसेज के संस्थापक अरविंद गोंदवाना ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अरविंद गोंदवाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को प्राप्त धन भी असंवैधानिक हुआ, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से ढक्कन प्राप्त धन को तत्काल जब्त किया जाए और उसे राष्ट्रपति संपत्ति घोषित कर सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को बड़ी मोटी रकम देने वाली सभी कंपनियां लोगों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईडी, इनकम टैक्स और CBI से जांच कराई जाए। जैसा कि यह सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित हो गया तो इलेक्टोरल बॉन्ड से विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा भी असंवैधानिक है। इसलिए आज हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और इंडियन पीपुल्स सर्विसेज के लोग संयुक्त रूप से बलिया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को इस आशय का ज्ञापन प्रेषित करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त समस्त धन को जब्त किया जाए, उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाए, उसके आहरण पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसके साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा
जो उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं उसको पुनः वसूला जाए। पीसीएफ के गोदामों के निर्माण का शिलान्यास हुआ है, जिसमें 43 गोदामों का शिलान्यास किया गया है और 250 मैट्रिक टन के 10 गोदाम और पीसीएफ के 9 गोदाम का शिलान्यास सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि सहकारिता भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, एनपी पांडे, विशेष सचिव सहकारिता आरके कुलश्रेष्ठ, प्रबंध निदेशक मौजूद रहे। फिलहाल यूपी की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।